हमें अपने अतीत को एक कहानी की तरह देखना होगा, एक ऐसी कहानी जो पूरी हो चुकी है और अब हमें आगे बढ़ने की अनुमति देती है। चैप्टर 2, इमोशनल अटैचमेंट, वाई कांट वी लेट गो ऑफ आवर पेन। हमारा मस्तिष्क सिर्फ घटनाओं को नहीं बल्कि उनसे जुड़ी भावनाओं को भी संजो कर रखता है। जब हम किसी चीज़ के साथ गहराई से जुड़ते हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई अनुभव हो या कोई सपना हो, तो यह सिर्फ हमारी यादों में ही नहीं बल्कि हमारी भावनाओं में भी गहरी छाप छोड़ता है। निक ट्रेंटन इस अध्याय में बताते हैं कि क्यों हम अपने अतीत की भावनाओं को छोड़ नहीं पाते और कैसे यह हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं या किसी रिश्ते में होते हैं, तो हमारा दिमाग उसके साथ जुड़े हर छोटे बड़े अनुभव को संचित कर लेता है। यही कारण है कि जब वह व्यक्ति हमारी जिंदगी से चला जाता है, तो हम उसे तुरंत भूल नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे हम अपने भीतर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को खो रहे हैं। ये सिर्फ हमारे दिल का दर्द नहीं होता, बल्कि हमारे दिमाग की जैविक संरचना का भी एक हिस्सा होता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब हम किसी चीज़ से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, तो हमारे दिमाग में उसके लिए एक न्यूरल पैटर्न बन जाता है। जब वह चीज़ हमसे छिन जाती है, तो हमारा मस्तिष्क उसी पैटर्न को फिर से खोजने की कोशिश करता है, और जब उसे यह नहीं मिलता, तो हमें दर्द और खालीपन महसूस होता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि भावनात्मक लगाव का एक और बड़ा कारण ये है कि हम अपने अतीत को अपने आत्मसम्मान और पहचान से जोड़ लेते हैं। जब हम किसी अनुभव को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को मिटा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने अपने करियर में बहुत मेहनत की हो और फिर किसी कारणवश उसे असफलता मिल जाए, तो वह व्यक्ति खुद को केवल एक असफल इंसान के रूप में देखने लगता है। इसी तरह, अगर कोई रिश्ता टूट जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने खुद को खो दिया है। हम ये नहीं समझ पाते कि हम अपनी पहचान को किसी एक अनुभव या व्यक्ति से क्यों जोड़ रहे हैं। भावनात्मक लगाव हमें इसलिए भी जकड़ लेता है क्योंकि यह हमारे अंदर एक तरह की डिपेंडेंसी, निर्भरता पैदा कर देता है। जब हम किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक पकड़ कर रखते हैं, तो हमारा दिमाग उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक किसी रिश्ते में रहता है और फिर अचानक वह रिश्ता खत्म हो जाता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपने भविष्य की कल्पना को उस रिश्ते पर निर्भर बना चुका होता है। जब वह रिश्ता खत्म होता है, तो वह यह नहीं समझ पाता कि अब आगे क्या होगा। यह अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का डर उसे बार बार अतीत की तरफ खींचता है और वह उसे छोड़ने में असमर्थ हो जाता है। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हमारा समाज भी हमें चीज़ों को पकड़ कर रखने के लिए प्रेरित करता है। हम अक्सर सुनते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं भुलाया जाता, या अगर तुम किसी चीज़ को सच में चाहते हो तो उसे छोड़ो मत। ये बातें हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि किसी चीज़ को जाने देना गलत है। लेकिन सच ये है कि कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही सबसे सही निर्णय होता है। हर अनुभव, हर रिश्ता और हर सपना हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए। जब हम अपने दर्द को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर एक डर पैदा होता है कि कहीं हम अपने साथ हुए अन्याय या तकलीफ को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने किसी चीज़ को भुला दिया, तो इसका मतलब होगा कि हमने उसे महत्व नहीं दिया। लेकिन लेखक बताते हैं कि अतीत को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे भूल जाएं या उसकी अहमियत को नकार दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम उस तकलीफ को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी होने से रोकें। इस अध्याय में निक ट्रेंटन एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि भावनाओं को छोड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन यह ज़रूरी होती है। हमें यह समझना होगा कि हम अपने अतीत को पकड़ कर रखकर खुद को ही तकलीफ दे रहे हैं। अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपने पुराने लगावों को धीरे धीरे कम करना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि जीवन में हर चीज़ स्थायी नहीं होती। कुछ अनुभव हमें सिर्फ सिखाने के लिए होते हैं, न कि हमें हमेशा तकलीफ देने के लिए। अध्याय के अंत में लेखक हमें यह एहसास कराते हैं कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने हार मान ली है। इसका मतलब ये है कि हमने खुद के प्रति दया दिखाई है और खुद को एक नया जीवन शुरू करने का मौका दिया है।
लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि हम अपने अनुभवों को मिटा दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ें, बिना इस डर के कि वे हमें फिर से नीचे गिराएंगे। चैप्टर 3, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। वाई डू वी वॉन्ट टू कंट्रोल थिंग्स फोर्सफुली। जीवन में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, फिर भी हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हम हर चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। ये भ्रम हमें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास कराता है, लेकिन जब चीज़ें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती तो हम निराश और हताश हो जाते हैं। निक ट्रेंटन इस अध्याय में बताते हैं कि नियंत्रण की यह भावना हमें अपने अतीत को छोड़ने से कैसे रोकती है, और क्यों हमें यह स्वीकार करना सीखना चाहिए कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। जब कोई घटना हमारे मन मुताबिक नहीं होती, चाहे वह कोई टूटा हुआ रिश्ता हो, कोई करियर की असफलता हो, या कोई ऐसा नुकसान हो जिसे हम रोक नहीं सके, तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। हमें यह महसूस होता है कि शायद हम कुछ और बेहतर कर सकते थे, शायद हमें और कोशिश करनी चाहिए थी, या शायद हमसे कोई बड़ी गलती हो गई। ये आत्मदोष हमें बीते हुए समय में फंसाए रखता है, क्योंकि हम लगातार अपने दिमाग में वही पुरानी बातें दोहराते रहते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि काश हम समय में वापस जाकर सब कुछ ठीक कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि हम हमेशा सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। हम किसी और के व्यवहार को, उनके निर्णयों को या उनके विचारों को बदलने की शक्ति नहीं रखते। हम अपने बीते हुए फैसलों को नहीं बदल सकते। हम अपने द्वारा झेले गए नुकसान को मिटा नहीं सकते। जब हम ये मान लेते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन में एक भारी बोझ डाल लेते हैं, एक ऐसा बोझ जो हमें सिर्फ तकलीफ देता है। यह अध्याय हमें यह भी दिखाता है कि नियंत्रण का यह भ्रम हमें सिर्फ अतीत में ही नहीं, बल्कि वर्तमान में भी परेशान करता है। जब हम यह मानने लगते हैं कि हमें हर चीज़ को अपने अनुसार चलाना चाहिए, तो हम बहुत जल्दी तनावग्रस्त और निराश हो जाते हैं। अगर चीज़ें हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं होती, तो हम इसे अपनी असफलता मान लेते हैं। लेकिन लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि असल में ये जीवन का स्वाभाविक तरीका है। जीवन हमेशा अनिश्चित रहेगा, और हमें इसी अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखना होगा। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, तो हम अपने दिमाग में एक ऐसा डर पैदा कर लेते हैं जो हमें जकड़ कर रखता है। हमें हर समय यह डर बना रहता है कि अगर चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई तो क्या होगा। यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और हम अतीत की जंजीरों में बंधे रहते हैं। लेखक इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि हमें नियंत्रण के भ्रम से मुक्त होने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन के प्रति लापरवाह हो जाएं या अपने लक्ष्यों को छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें यह समझना होगा कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, और यह बिल्कुल ठीक है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम खुद को अनावश्यक बोझ से मुक्त कर लेते हैं। हम अपने अतीत को भी ज्यादा आसानी से जाने दे सकते हैं, क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि हर चीज हमारे ऊपर निर्भर नहीं थी। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जीवन में हमें नियंत्रण की कोशिश करने की बजाय स्वीकृति पर ध्यान देना चाहिए। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, तब हम असली मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। निक ट्रेंटन बताते हैं कि यह स्वीकार करना कि कुछ चीज़ें हमारी शक्ति से बाहर हैं, हमारी ताकत को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि हमें और अधिक मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। चैप्टर 4, द हैबिट ऑफ होल्डिंग ऑन टू सैडनेस। वाई डू वी क्लिंग टू सफरिंग। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें दर्द और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। किसी प्रियजन का साथ छूट जाना, किसी सपने का टूट जाना, या जीवन में मिली असफलताएं, ये सभी हमारे भीतर गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। लेकिन तकलीफ सिर्फ उन घटनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हम उसे अपने अंदर संजो कर रखते हैं, उसे दोहराते रहते हैं, और कई बार तो उसे जाने भी नहीं देते। निक ट्रेंटन इस अध्याय में यही समझाते हैं कि हम अपने दुख को छोड़ क्यों नहीं पाते, और कैसे यह आदत हमें भीतर से खोखला कर देती है। जब हम किसी दुखद घटना का सामना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उस अनुभव को याद रखता है, ताकि हम भविष्य में उस तरह की तकलीफ से बच सकें। यह हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एक हिस्सा है। लेकिन कई बार हम सिर्फ सबक लेने की बजाय उस दर्द को बार बार जीने लगते हैं। हम अपने अतीत की गलतियों को दोहराते रहते हैं,
उन बातों को याद करते रहते हैं जिनसे हमें तकलीफ पहुंची थी, और उन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने अपने दर्द को भुला दिया तो इसका मतलब होगा कि हमने अपने साथ हुए अन्याय को नकार दिया या उसे महत्व नहीं दिया। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारे दुख को पकड़कर रखने की एक वजह यह भी होती है कि हम इसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। कई बार हम अपने अतीत के संघर्षों और तकलीफों को ही अपनी कहानी बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी कड़वे रिश्ते से बाहर निकला है तो वह खुद को धोखा खाया हुआ इंसान मानने लगता है। अगर कोई अपने करियर में असफल हुआ है तो वह खुद को नाकाम इंसान समझने लगता है। ये पहचान हमें सुरक्षा का एहसास कराती है, क्योंकि इससे हमें एक ठोस रूप मिलता है, चाहे वह दर्दनाक ही क्यों ना हो। लेकिन यह आदत हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब हम अपने दुख को ही अपनी पहचान बना लेते हैं तो हम खुद को यह मौका ही नहीं देते कि हम कुछ नया अनुभव करें, कुछ नया बने। तकलीफ से चिपके रहने का एक और बड़ा कारण ये होता है कि हम ये मान लेते हैं कि अगर हमने अपने दर्द को जाने दिया तो इसका मतलब होगा कि हम कमज़ोर हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी पुरानी तकलीफ़ों को भुला दिया तो शायद हम फिर से वही गलतियां दोहराएंगे या फिर हमें कोई और चोट पहुंचा देगा। ये डर हमें सतर्क बनाए रखता है, लेकिन साथ ही यह हमें कैद भी कर देता है। हम नए अवसरों को अपनाने से डरने लगते हैं, नए रिश्तों को स्वीकार करने से कतराने लगते हैं और अपने भविष्य को संवारने की बजाय अपने अतीत में ही उलझे रहते हैं। लेखक यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। दुख से चिपके रहने का कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। हम जितना अधिक अपने दर्द को पकड़कर रखते हैं उतना ही अधिक वह हमें भीतर से कमज़ोर करता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे अतीत की घटनाएं अब हमारे वर्तमान को परिभाषित नहीं करती। हाँ, उन्होंने हमें प्रभावित किया है, हमें कुछ सिखाया है, लेकिन वे हमारी पूरी कहानी नहीं है। हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपने पुराने घावों को भरने देना होगा। इस अध्याय में निक ट्रेंटन यह भी बताते हैं कि दुख को छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम उन अनुभवों को भुला दें या उनकी अहमियत को कम कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने से रोकें। जब हम अपने दुख को छोड़ देते हैं तो हम अपने लिए एक नया रास्ता खोलते हैं। हम अपने जीवन में नए अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं और खुद को यह मौका देते हैं कि हम खुशी और संतोष महसूस कर सकें। अध्याय के अंत में लेखक यह संदेश देते हैं कि तकलीफ से चिपके रहना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम इसे अपनाएं। हमें अपने दुख से सीखना चाहिए, लेकिन उसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे पास इसे छोड़ने की शक्ति है, तभी हम असली लेटिंग गो की प्रक्रिया को अपना सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 5, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड अदर्स। हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हमारे साथ अन्याय करता है या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। कभी कभी यह चोट इतनी गहरी होती है कि हम उसे भुला नहीं पाते। हम उस इंसान को बार बार दोषी ठहराते हैं, उनके किए गए बर्ताव को अपने मन में दोहराते हैं और खुद को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। लेकिन क्या यह घाव को ठीक करने का सही तरीका है? निक ट्रेंटन इस अध्याय में समझाते हैं कि जब तक हम माफ करना नहीं सीखते तब तक हम अपने अतीत के कैदी बने रहते हैं। माफ करना अक्सर गलत समझा जाता है। हम मानते हैं कि अगर हमने किसी को माफ कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि हमने उनके गलत व्यवहार को स्वीकार कर लिया या उन्हें हमारे साथ किए गए अन्याय के लिए मुक्त कर दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि क्षमा किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए की जाती है। जब हम किसी के प्रति द्वेष या गुस्सा पालते हैं तो यह भावना हमारे भीतर ही जलन और नकारात्मकता भरती है। हम बार बार उसी तकलीफ को जीते रहते हैं और अपने मन की शांति को खो देते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। अक्सर हम अपने ही निर्णयों को लेकर पछताते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कोई और रास्ता चुनना चाहिए था, हमें किसी और को अपना साथी बनाना चाहिए था या हमें कोई और करियर अपनाना चाहिए था। हम अपनी पुरानी गलतियों को पकड़ कर रखते हैं और खुद को उनके लिए सजा देते रहते हैं। लेकिन यह आत्मदोष हमें आगे बढ़ने से रोकता है। खुद को माफ करना सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गलतियों को नकार दें, बल्कि यह समझना है कि हमने उस समय जो भी किया वह हमारी समझ और परिस्थितियों के अनुसार सबसे सही था।
निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उनके प्रति एक नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर बनाए रखते हैं। यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि जिन लोगों में क्षमा करने की क्षमता होती है वे मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रहते हैं, उनका तनाव कम होता है और वे अधिक खुश रहते हैं। दूसरी ओर, जो लोग दूसरों के प्रति गुस्सा और नफरत बनाए रखते हैं वे अक्सर चिंता, अवसाद और भावनात्मक अस्थिरता का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम माफ करना कैसे सीख सकते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि क्षमा एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे विकसित होती है। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे भीतर गुस्सा और दर्द है। हमें अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझना होगा। इसके बाद हमें यह सोचना होगा कि क्या हमारा यह गुस्सा और द्वेष हमें कोई फायदा पहुंचा रहा है या सिर्फ हमारे मन की शांति को नष्ट कर रहा है। जब हम यह समझ जाते हैं कि बदले की भावना या द्वेष से हमें कोई लाभ नहीं होता, तब हम धीरे धीरे क्षमा की ओर बढ़ सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि माफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में स्वीकार करें या उनकी गलतियों को भूल जाएं। इसका मतलब केवल ये है कि हम अपने दिल से उस नकारात्मकता को निकाल दें जो हमें अंदर से खाए जा रही है। हम किसी को माफ कर सकते हैं और फिर भी उनसे दूरी बनाए रख सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद को इस बोझ से मुक्त करें। इस अध्याय का सार यह है कि जब तक हम क्षमा नहीं करते तब तक हम अपने अतीत में बंधे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम माफ करने का निर्णय लेते हैं, हम अपने मन को एक नई स्वतंत्रता देते हैं। हम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करने लगते हैं और अपने भविष्य की ओर एक सकारात्मक कदम बढ़ा सकते हैं। निक ट्रेंटन हमें यह सिखाते हैं कि क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हम अपने दर्द को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, न कि हमारा दर्द हमें नियंत्रित करता है। चैप्टर 6, एक्सेप्टिंग रिजेक्शन, नॉट एवरीथिंग विल गो आवर वे। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी तरह के अस्वीकार, रिजेक्शन का सामना करते हैं। कभी कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, कभी हमारी मेहनत के बावजूद हमें वह नौकरी नहीं मिलती जिसकी हमने उम्मीद की थी, और कभी कोई सपना पूरा होते होते टूट जाता है। ऐसे समय में हम खुद को ठुकराया हुआ महसूस करते हैं और बार बार यही सोचते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। निक ट्रेंटन इस अध्याय में समझाते हैं कि अस्वीकार से बचना संभव नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करना और उससे सीखना हमारे मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। अस्वीकार का डर हमें जोखिम उठाने से रोकता है। हम ये मानने लगते हैं कि अगर हमें पहले अस्वीकार किया गया है तो शायद आगे भी यही होगा। अगर किसी रिश्ते में हमें ठुकरा दिया गया तो हम नए रिश्तों से डरने लगते हैं। अगर किसी नौकरी के लिए हमें मना कर दिया गया तो हम अगली बार आवेदन करने से हिचकिचाने लगते हैं। ये डर हमें अपने खोल में बंद कर देता है और हम अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की बजाय सिर्फ असफलता से बचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि अस्वीकार कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया रास्ता खोजने का अवसर है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम अस्वीकार का सामना करते हैं तो हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, हमें इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। जब कोई हमें अस्वीकार करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम अयोग्य हैं या हमारे अंदर कोई कमी है। कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, कई बार चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। अगर हमें कोई नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस समय कोई और व्यक्ति उस भूमिका के लिए अधिक उपयुक्त था। अगर कोई रिश्ता खत्म हो गया तो शायद दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। इसका यह मतलब नहीं कि हम में कोई कमी है, बल्कि यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि हमें किसी और दिशा में आगे बढ़ना है। दूसरा, हमें अस्वीकार को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हमें ठुकराया जाता है तो यह हमें यह सोचने का मौका देता है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। यह हमें आत्मविश्लेषण करने का अवसर देता है कि कहीं हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं या कहीं हम गलत दिशा में प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी परीक्षा में असफल हुए हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर कोई रिश्ता सफल नहीं हुआ तो यह हमें अपने व्यवहार और अपेक्षाओं पर दोबारा सोचने का मौका देता है। तीसरा, हमें यह समझना होगा कि अस्वीकार हमेशा नुकसानदायक नहीं होता।
कई बार यह हमें उन चीज़ों से बचा लेता है जो हमारे लिए सही नहीं होती। हो सकता है कि जिस नौकरी को पाने के लिए हम बहुत उत्सुक थे, वह वास्तव में हमारे लिए अनुकूल न होती। हो सकता है कि जिस रिश्ते के टूटने से हम दुखी थे, वह आगे चलकर हमें और अधिक तकलीफ देता। जब हम यह समझ जाते हैं कि अस्वीकार हमेशा नकारात्मक नहीं होता, तब हम इसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अस्वीकार को स्वीकार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानें। हर किसी को जीवन में कभी न कभी ठुकराया जाता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। दुनिया के सबसे सफल लोग भी अस्वीकार का सामना कर चुके हैं। महान लेखकों की पहली किताबें कई बार प्रकाशित नहीं होती, बड़े कलाकारों को शुरुआत में कोई नहीं पहचानता, और कई उद्यमियों को असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग अस्वीकार से हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं, वे अंततः सफलता की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अस्वीकार से डरने की बजाय हमें इसे जीवन के एक सामान्य हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम इसे अपने ऊपर हावी होने से रोकते हैं और इसे अपने आत्म मूल्य से जोड़ना बंद कर देते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। निक ट्रेंटन बताते हैं कि अस्वीकार हमें रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि यह हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आता है। इसे एक बाधा की बजाय एक संकेत की तरह देखना चाहिए, जो हमें बताता है कि हमें किसी और दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं, तब हम वास्तव में लेटिंग गो की शक्ति को समझ पाते हैं और जीवन को अधिक खुले दिल और आत्मविश्वास के साथ जीने लगते हैं। तो दोस्तों, आज हमने निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो से सीखा कि कैसे हम अपने बीते हुए कल, अपनी गलतियों, असफलताओं और भावनात्मक दर्द को पीछे छोड़कर एक नया, हल्का और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस किताब ने हमें यह समझाया कि जब तक हम अपने पुराने बोझ को पकड़े रहते हैं, तब तक हम अपने भविष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम अपने अतीत की तकलीफ़ों को दोहराते रहेंगे, तो हम खुद को उसी दर्द में जकड़े रखेंगे। लेकिन जब हम लेटिंग गो की कला सीख लेते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जीने लगते हैं। इस किताब में हमने जाना कि हमें खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीखना चाहिए, असफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और अस्वीकार को अपने आत्मसम्मान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। असली ताकत तब आती है जब हम अपने अतीत को छोड़कर अपने वर्तमान को खुलकर जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इस किताब से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं, तो बुक्स इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।